नमस्कार दोस्तों स्कॉलियोसिस रीढ़ की हड्डी संबंधी एक विकार होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन यानी कि मोड़ आ जाता है। एक तरफ से देखने पर रीढ़ की हड्डी में सामान्य मोड़ दिखाई देता है और सामने से देखने पर हड्डी सीधी दिखाई पड़ती है। स्कॉलियोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी में एक तरफ टेढ़ापन आ जाता है और ये रीढ़ की हड्डी के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये छाती के पीछे या पीठ के पास की रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होने का खतरा लड़कों के मुकाबले लड़कियों में 2 गुना अधिक होता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन लगभग 10 साल की उम्र के बाद अधिक देखा जाता है। और इस स्थिति में कई लक्षण भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कंधे बराबर ना होना, सिर दोनों कंधों के बीच में ना होकर एक तरफ होना, कूल्हे की हड्डियां बराबर जगह पर ना होना और पसलियां असामान्य रूप से बाहर आना वगैरह। इस स्थिति की जांच करने के लिए मरीज का शारीरिक परीक्षण किया जाता है और कुछ इमेजिंग टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे कि एक्सरे, सिटी स्कैन और एमआरआई। यदि एक्सरे के दौरान रीढ़ की हड्डी में 10 डिग्री या उससे अधिक टेढ़ापन है तो इस स्थिति को स्कोलियोसिस के रूप में निर्धारित किया जाता है। इसके इलाज करने के लिए कास्टिंग यानी कि एक विशेष पट्टी, ब्रेसेस और कुछ गंभीर मामलों में सर्जरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कोलियोसिस से होने वाली जटिलताएं आमतौर पर अधिक गंभीर नहीं होती है। ये निर्भर करता है कि समस्या का कितना जल्दी पता लगाकर उसका इलाज शुरू कर दिया गया है। स्कोलियोसिस के लिए अभी तक कोई निश्चित इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन इससे होने वाले लक्षणों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, बात की जाए कि स्कोलियोसिस का मतलब क्या होता है, तो ये एक मेडिकल स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में एक टेढ़ापन आ जाता है। स्कोलियोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है। स्कोलियोसिस में रीढ़ की हड्डी किसी भी हिस्से में टेढ़ी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये छाती के पास और पीठ के निचले हिस्से के पास की हड्डी में ही टेढ़ापन आता है। तो बात की जाए कि स्कोलियोसिस कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला इसका प्रकार होता है डीजनरेटिव स्कोलियोसिस। तो रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन का ये प्रकार गठिया रोग और रीढ़ की हड्डी के क्षतिग्रस्त होने से संबंधित होता है और ये आमतौर पर उम्र के साथ साथ बदतर होता रहता है। दूसरा है कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस। तो ये समस्या शिशु को जन्म से ही होती है और आमतौर पर शिशु की कशेरुकाएं ठीक से ना बनने के परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं हो पाती है और कंजेनिटल स्कोलियोसिस हो जाता है। तीसरा है एडोलसेंट्स आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस। तो ये अक्सर किशोरावस्था में तेजी से विकास होने के दौरान या उसके बाद होता है। ज़्यादातर मामलों में किशोरों को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। स्कोलियोसिस धीरे धीरे विकसित होता है और एक विशेष प्रकार का टेढ़ापन होता है। आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस ज़्यादातर महिलाओं में ही पाया जाता है। और चौथा प्रकार है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। तो यदि तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति को स्कोलियोसिस हो गया है तो उस स्थिति को न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस कहते हैं और इनमें सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, रीढ़ की हड्डी में चोट और इनसे संबंधित अन्य समस्याएं शामिल है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन जो ये आता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ गया है तो उसमें कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि आपके दोनों कंधों की ऊंचाई समान नहीं है, क्योंकि एक तरफ के कंधे का जो ब्लेड है वो दूसरे से अधिक ऊपर उठ जाता है। एक या दोनों तरफ के कूल्हे बाहर की तरफ निकल जाना, कूल्हे की हड्डियां सामान्य स्थान पर ना होना या एक समान ऊंचाई ना होना, दोनों तरफ से कमर की आकृति एक समान ना होना, रीढ़ की हड्डी के ऊपर की त्वचा को देखने में कुछ असामान्य महसूस होना या त्वचा की संरचना अलग दिखाई देना, सिर शरीर के बीच में ना होकर एक तरफ दिखाई देना, कंधे के पीछे दिखाई देने वाली हड्डी यानी कि शोल्डर ब्लेड उभरा हुआ दिखाई देना, सीधा खड़ा होने पर भी दोनों बाजू छोटी बड़ी दिखाई देना और आगे की तरफ मुड़ने पर कमर की दोनों तरफ एक समान ना होना। तो बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो इससे होने वाले लक्षणों के कारण स्कोलियोसिस अन्य रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं और विकृतियों के जैसा लगता है। ये रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन या किसी प्रकार की चोट के लगने के परिणाम स्वरूप भी विकसित हो जाता है। कुछ लक्षण हैं जो आमतौर पर आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस से संबंधित होते हैं, जैसे कि कमर दर्द, टांग में दर्द, पेशाब और मल त्याग करने की आदतों में बदलाव होना। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो उसे जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। लक्षणों की जांच करके डॉक्टर स्थिति के कारण का पता लगा पाते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि स्कोलियोसिस क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है। कई मामलों में और ज़्यादातर आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस के मामलों में
हड्डी में टेढ़ापन होने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है और ना ही उसकी रोकथाम के लिए कोई विकल्प होता है। इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी सामान्य रूप से सीधी विकसित नहीं हो पाती है। कुछ बच्चों को रीढ़ की हड्डी के विकसित होने से संबंधित कुछ समस्याएं होती हैं और जिस कारण से ये ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं, जैसे कि कॉन्जेनिटल स्कॉलियोसिस और स्पाइना बाइफिडा। कुछ लोगों को नसों या मांसपेशियों संबंधी रोग होते हैं या अन्य कोई समस्या होती है जो रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन का कारण बन सकती है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइना बाइफिडा या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इन स्थितियों में मांसपेशियों संबंधी असामान्यताएं शिशु के शारीरिक विकास से जुड़ी होती है और जिसके परिणाम स्वरूप रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन भी हो सकता है। वयस्क लोगों को होने वाले स्कॉलियोसिस के कारण बचपन में होने वाली स्कॉलियोसिस से आमतौर पर काफ़ी अलग होते हैं। वयस्कों को होने वाला स्कॉलियोसिस रीढ़ की हड्डी में मौजूद कशेरुकाओं को प्रभावित करने वाला सेकेंडरी कारण हो सकता है। अन्य समस्याओं में डीजनरेशन यानी कि प्रभावित हिस्सा क्षतिग्रस्त होना, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियां कमज़ोर होना या ऑस्टियोमेलेसिया यानी कि हड्डियां नरम हो जाना वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो यदि किसी अन्य स्थिति के कारण रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप भी स्कॉलियोसिस हो सकता है और इनमें से ज़्यादातर स्कॉलियोसिस के सेकेंडरी कारणों में शामिल होते हैं, जिन्हें वयस्कों में होने वाला डीजनरेटिव स्कॉलियोसिस समझा जाता है। स्कॉलियोसिस के अन्य कारणों की अगर हम बात करें तो उसमें है बोन डिस्प्लेसिया। इस स्थिति में हड्डियां सामान्य तरीके से विकसित नहीं हो पाती है, जो कि स्कॉलियोसिस से संबंधित हो सकती है। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। तो ये असामान्य ऊतकों और लिगामेंट से संबंधित समस्या होती है, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम और एहलर्स डानलॉस सिंड्रोम। उसके बाद बात की जाए टांगों में अंतर की, तो यदि एक टांग की लंबाई दूसरी से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो इस स्थिति में रीढ़ की हड्डी में थोड़ा बहुत टेढ़ापन आ सकता है, लेकिन आमतौर पर इससे कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती है। साथ ही साथ लकवा के साथ साथ रीढ़ की हड्डी में चोट होना या फिर इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर, तो ये कुछ अन्य कारण भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होने का खतरा कब बढ़ता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनसे कि स्कॉलियोसिस होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जैसे कि उम्र 9 से 15 साल। महिलाओं की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में स्कॉलियोसिस के अधिक मामले देखे गए हैं। और बात की जाए पारिवारिक समस्या की, तो परिवार में किसी अन्य व्यक्ति को स्कॉलियोसिस है तो आपको भी ये रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बात की जाए कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होने से रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो स्कॉलियोसिस एक ऐसा रोग है जिसके विकसित होने से बचाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये शिशु को जन्म से ही होता है। स्कॉलियोसिस के लिए कोई सफल इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्कॉलियोसिस का निदान कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन का सफल रूप से इलाज करने के लिए उसका जल्द से जल्द परीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। पिछली सभी जानकारियों को पता लगाने और मरीज का शारीरिक परीक्षण करने के अलावा एक्सरे को भी स्कॉलियोसिस की जांच करने का मुख्य टेस्ट माना जाता है। स्कॉलियोसिस के परीक्षण को निर्धारित करने के लिए डॉक्टर एक्सरे की मदद से रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन का पता लगाते हैं। नॉन आइडियोपैथिक और कॉन्जेनिटल स्कॉलियोसिस का परीक्षण करने के लिए कुछ अतिरिक्त टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि MRI स्कैन। तो इस प्रक्रिया में एक बड़ी चुंबकीय मशीन और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से मरीज के शरीर के अंदर की काफ़ी विस्तृत तस्वीरें ली जाती हैं। दूसरा है CT स्कैन। तो इस प्रक्रिया के दौरान एक्सरे मशीन और कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया की मदद से शरीर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें ली जाती है, जिनमें की हड्डियां, मांसपेशियां, चर्बी और अन्य अंग शामिल है। एक्सरे के मुकाबले CT स्कैन की तस्वीर में अधिक जानकारी होती है। डॉक्टर कुछ समस्याओं की जांच करने के लिए न्यूरोलॉजिकल परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे कि मांसपेशियों में कमजोरी होना, शरीर का प्रभावित हिस्सा सुन्न होना या फिर शरीर के कुछ जोड़ या अंग ठीक से काम न कर पाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्कॉलियोसिस का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन को और अधिक बढ़ने से रोकना और शरीर में किसी प्रकार की विकृति होने से बचाना स्कॉलियोसिस के इलाज का सबसे मुख्य लक्ष्य होता है। निरीक्षण में रखना और बार बार परीक्षण करना, यानी कि जिसे कि हम वॉच एंड वेट प्रक्रिया भी कहते हैं, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कहीं रीढ़ की हड्डी का मोड़ लगातार बढ़ तो नहीं रहा। और इस टेस्ट प्रक्रिया को तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन 20 डिग्री तक हो और वह अब भी बढ़ रहा हो। स्कॉलियोसिस के कई मामलों में रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन कम होता है और उसमें किसी प्रकार के इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्कॉलियोसिस से ग्रस्त बच्चे जिनकी रीढ़ की हड्डी में अधिक मोड़ आ गया है, तो उनको ब्रेस यानी कि पट्टी जैसा एक विशेष उपकरण पहनाया जाता है या सर्जरी की मदद से रीढ़ की हड्डी के मोड़ को ठीक किया जाता है। दोस्तों, बात की जाए कास्टिंग की, तो कास्टिंग यानी कि प्लास्टर बांधने जैसी प्रक्रिया होती है। इसका उपयोग अक्सर शिशुओं के लिए किया जाता है ताकि जैसे ही उनकी
रीढ़ की हड्डी विकसित होती है तो कास्टिंग की मदद से उसे सही दिशा और पोजीशन मिल पाए। कास्ट को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी पट्टी के साथ तैयार किया जाता है। कास्ट को मरीज के शरीर के बाहरी तरफ लगाया जाता है और इसे बीच में उतारा नहीं जाता है। यदि कास्ट किसी शिशु को लगाया जाता है तो इसको बार बार बदला जाता है क्योंकि शिशु का शरीर जल्दी बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्रेसेस की, तो यदि स्कॉलियोसिस गंभीर नहीं है और मरीज की हड्डियां अभी भी विकसित हो रही हैं तो ऐसे में डॉक्टर अक्सर ब्रेसेस लगवाने का सुझाव देते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन को बढ़ने से रोका जा सकता है, लेकिन इससे टेढ़ेपन को वापस कम नहीं किया जा सकता है और ना ही स्कॉलियोसिस का इलाज किया जा सकता है। ब्रेसेस को भी आमतौर पर हर समय पहन के रखना पड़ता है, यहाँ तक कि रात के समय में भी। मरीज ब्रेसेस को दिन में जितने घंटे पहनकर रखता है ये उतना ही प्रभावी साबित होता है। ब्रेसेस से शिशु की गतिविधियों में किसी प्रकार की रोक नहीं लगाता है। यदि शिशु थोड़ा बहुत शारीरिक गतिविधि करना चाहता है तो ब्रेसेस को उतारा जा सकता है। जब मरीज की हड्डियां बढ़ना बंद हो जाती है तो ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ब्रेसेस आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है TLSO यानी कि थोरेको लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस। ये प्लास्टिक का बना होता है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये सटीक रूप से शरीर पर फिट आ जाए और इसके ऊपर कपड़े पहन लेने पर आमतौर पर यह दिखाई भी नहीं देता है। दूसरा होता है मिलवॉकी ब्रेस। ये एक पूरी धड़ वाला ब्रेस होता है और इसमें एक रिंग भी जुड़ी होती है जिसमें गर्दन डाली जाती है। गर्दन में आने के बाद ये रिंग मरीज की ठोडी और सिर के पिछले हिस्से को सहारा प्रदान करती है और जब TSLO ब्रेस ना लग पाए या उससे कोई फ़ायदा ना मिले तो मिलवॉकी ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। और बात की जाए दोस्तों सर्जरी की, तो स्कॉलियोसिस आमतौर पर समय के साथ साथ गंभीर होता रहता है और ऐसे में डॉक्टर स्कॉलियोसिस की गंभीरता को कम करने के लिए और स्थिति को और बदतर होने से रोकने के लिए सर्जरी करवाने का सुझाव दे सकते हैं। रीढ़ की हड्डी की सबसे आम प्रकार की सर्जरी को स्पाइनल फ्यूजन कहा जाता है। और दोस्तों बात की जाए कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन होने से क्या क्या समस्याएं या जटिलताएं होती हैं, तो बहुत सारे कारक हैं जिनकी वजह से स्कॉलियोसिस और अधिक गंभीर हो सकता है। रीढ़ की हड्डी में जितना अधिक टेढ़ापन होगा उतना स्कॉलियोसिस के बदतर होने का खतरा बढ़ जाता है। रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन आमतौर पर किशोरावस्था के दौरान अधिक बदतर होता है क्योंकि उस समय मरीज का शरीर तेजी से विकसित हो रहा होता है और इसी तरह लक्षण जितने अधिक गंभीर होते हैं स्कॉलियोसिस से स्थिति उतनी ही अधिक बदतर हो जाती है। गंभीर रूप से स्कॉलियोसिस होने से अंत में शरीर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, जैसे कि शरीर की आकृति पूरी तरह से विकृत हो जाना या गंभीर रूप से और लगातार दर्द रहना। यदि स्कॉलियोसिस गंभीर हो गया है तो इससे शरीर के कई अंदरूनी अंग भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि फेफड़ों का क्षतिग्रस्त होना या उनका आकार बदल जाना। कभी कभी किसी प्रकार के लक्षण ना विकसित होने के बावजूद भी स्कॉलियोसिस की स्थिति बदतर हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।